Good evening, students. Good evening, Sujan. Yes. All right. So, as you know, my dear students, we had started the chapter of ecosystem. हमने इकोसिस्टम को स्टार्ट किया था. इकोसिस्टम का एक क्लास खत्म हो गया है. तो हमने क्या क्या किया इकोसिस्टम में बेटा? हमने जितना भी उसका बेसिक पार्ट था उसको अच्छे से समझा है और पढ़ा है. जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, क्या होता है डिकम्पोजिशन, हमने ये पढ़ा. ओके, फिर प्रोडक्टिविटी पढ़ा. वी अंडरस्टूड प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज जीपीपी, एनपीपी. वी अंडरस्टूड दिस, ये हमने पढ़ा था. फिर हमने 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे. फिर हमने एक पर्टिकुलर एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ा था विच इज पॉन्ड इकोसिस्टम. तो पॉन्ड में क्या क्या होता है, किस तरीके के 4 बेसिक कंपोनेंट्स अप्लाई होते हैं, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी. ओके, फिर हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखा था. ये सारी चीजें हमने बेटा लास्ट क्लास में खत्म की हैं. ठीक है, तो अभी इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओके विद द कंटिन्यूएशन. अभी डिकम्पोजिशन खत्म हो गया था तो इसका कंटिन्यूएशन हम अभी करने वाले हैं. दैट इज एनर्जी फ्लो. ओके, तो कैसे एनर्जी फ्लो होगी ये हम लोग देखेंगे. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज क्लास, ओके, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था. जैसे एक प्लांट है, ओके, देयर इज अ प्लांट. ओके, सो दैट प्लांट विल इवेंचुअली अंडरगो डेथ. ये किसी ना किसी दिन तो जाके मरेगा. ओके, प्लांट मरेगा. अब मरने के बाद क्या होगा, इसमें डिकम्पोजिशन होती है. अब डिकम्पोजिशन होती है, ओके, डिकम्पोजिशन होती है तो क्या होगा यहाँ पे. डिकम्पोजिशन मीन्स फर्स्ट चीज यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होगी. ओके, बिग कॉम्प्लेक्स पीसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. स्मॉलर पीसेस में ब्रोकन डाउन होता है. फिर उसके बाद क्या होगा, आपको वहां पे लीचिंग देखने को मिलेगी, है ना. तो लीचिंग देखने को मिलेगी. व्हाट इज लीचिंग, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में. पहले फ्रैगमेंटेशन होगा, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटिस. तो डेट्राइटिस में क्या आएगा, कोई भी गिरे हुए पत्ते हो गए, ओके, तो सूखे हुए फूल आ गए. तो ये सब क्या है, वेस्ट है प्लांट का या एनिमल का वेस्ट है. तो इस डेट्राइटिस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग हेल्प ले रहे हैं डेट्रीवोर्स की. सी दीज डेट्रीवोर्स आर अर्थवर्म. ओके, ये अर्थवर्म है. ऑलराइट, तो ये है बेटा फ्रैगमेंटेशन. तो प्लांट था, प्लांट ने डेथ किया, देन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया. अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो पहले बेटा फ्रैगमेंटेशन हुआ, फिर लीचिंग हुई. लीचिंग में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वहां पे क्या होगा, तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर सीप इन होके चले जाते हैं, बहुत अंदर 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 तक घुस के निकल के चले जाते हैं. एंड दे गो बियॉन्ड द रीच ऑफ प्लांट्स. ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज के रीच से भी अंदर चले जाते हैं. एंड दे बिकम अनअवेलेबल सॉल्ट्स फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए वो अनअवेलेबल हो जाते हैं. ओके, इसको हम कहते हैं लीचिंग. एंड यूजुअली जो लीचिंग के मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर अनअवेलेबल टू प्लांट्स. ओके, पहले फ्रैगमेंटेशन हुआ, फिर लीचिंग हुआ, देन होता है कैटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, द degradation of detritus into simpler inorganic substance with the help of bacteria and fungal enzymes. इन enzymes को यूज करके और ज्यादा सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा पत्ता. जो पत्ता गिरा था पेड़ का, या कोई पेड़ मरा है, या कोई छोटा सा हर्ब मरा है. ओके, मरा मतलब इट हैज डेथ. ओके, इट हैज अचीव्ड द फाइनल स्टेट ऑफ डेथ. तो उस टाइम पे क्या होगा, ये प्रोसेसेस होंगे डिकम्पोजिशन के. तो ये स्टेजेस हैं. तो अब फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड जो कैटाबॉलिज्म है, दे हैज टू अंडरगो साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये साइमल्टेनियसली अंडरगो होते हैं. ये बस मैंने समझाया है बेटा आपको लास्ट क्लास में. देन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस. अब जिन बच्चों को ह्यूमस क्या है नहीं पता, मैंने आपको बताया ना. अब जैसे समझ लो डेट्राइटिस था, सूखे पत्ते थे, वो तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था वो, है ना. अब वो सिंपल होते 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 ना मिनरल्स भी चले गए सॉइल में. अब बचा कुछ छोटा मोटा कचरा.
ओके, वो छोटे मोटा कचरा जो भी बचा है ना, पत्तियों का, सूखे हुए फूलों का, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ओके, सो अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, इट डज व्हाट, ये क्या करता है बेटा, इट मेक्स द डिकम्पोजिशन स्लो, कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को ये थोड़ा बहुत स्लो करता है, बिकॉज ये कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है इन नेचर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों? एज आई हैव टोल्ड यू, डेट्राइटिस जब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा तो वापस सॉइल में ही जाना है। ओके, तो ह्यूमिफिकेशन हो गया। लास्टली क्या होता है? मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन क्या होता है बेटा? इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। जो भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले एक पत्ता था, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, ये भी फ्रैगमेंटेशन हुआ, लीचिंग हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ, ये सब हो क्या हुआ, ये सिंपल इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में ऐसे बदल गया था। फिर वो हो जाने के बाद ये बना था ह्यूमस। ओके, ये ऐसे कचरा पट्टी बचा था, ये इसको हम कहते हैं ह्यूमस। इसके अलावा जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं वो सॉइल में वापस चले गए। अब कंप्लीट जो डिग्रेडेशन होता है ह्यूमस का, इससे फिर ह्यूमस से भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं, तो ये क्या होगा, फिर ये रिलीज कर जाते हैं हमारे सॉइल में। ओके, तो ये होता कैसे है? मैंने आपको बताया था, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, दिस इज डन बाय माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस्टरडे आई हैड टोल्ड यू बेटा, अगर इस धरती में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो क्या होता? हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम लोगों को जो स्पेस है, ओके, वो बिल्कुल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा तो लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो सारी धरती डेड बॉडी से पड़ी हुई होती। क्या करोगे आप? कैसे करोगे? है ना? तो हर जगह पर डेड बॉडी, डेड बॉडी। अब कोई बच्चा है, स्कूल जा रहा है, डेड बॉडी को देखते हुए जा रहा है, डेड बॉडी के ऊपर मतलब ऐसे चलते हुए जा रहा है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक इन, बट क्या करें बेटा, इमेजिन करो ऐसे करके। तो ये है बहुत ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट हमारे लिए डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये जो चीज मिट्टी से आई है उसको वापस मिट्टी में भेजने के लिए हेल्प कर रही है। जैसे प्लांट मिट्टी से ग्रो हुआ था, जब ये खत्म हो गया तो अगेन ये मिट्टी में मिल रहा है। एंड सेम एज वी, हम भी ऐसे ही है बेटा। ऑलराइट, तो ये डिकम्पोजिशन का मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं? तो अब आपने देखा था जैसे इस प्लांट में कुछ एनर्जी थी, है ना, इस प्लांट में कुछ एनर्जी थी। अब ये प्लांट को जब तक कोई जिंदा है, जैसे समझो कोई कंज्यूमर है यहाँ पे, ओके, ये कोई है यहाँ पे एक एनिमल, तो ये एनिमल ने इस पेड़ से पत्तियां खाई, तो इस एनिमल को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली प्लांट से। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब समझ लो ये कोई रैबिट है, रैबिट ने क्या किया था, इस प्लांट से पत्तियां खाई थी। ठीक है, रैबिट ने पत्तियां खाई थी इस ट्री के लीव्स। अब क्या हुआ? कुछ एनर्जी जो ट्री में थी वो रैबिट में गई। अब इस रैबिट को किसने खाया? लायन ने खाया। तो रैबिट से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लायन में गई। तो ऐसे करके ये एनर्जी फ्लो होती रहती है। ओके, सो इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, एनर्जी कीप्स ऑन फ्लोइंग। बट लेकिन क्या होता है, जो एनर्जी है ना बेटा प्लांट में, ये अल्टीमेटली सारे ऑर्गेनिजम्स को तो पास ऑन होती है, लेकिन जब ये प्लांट अल्टीमेटली इट हैज रीच इट विल रीच इट्स डेथ स्टेज, तो तब क्या होगा, जितनी भी एनर्जी प्लांट में थी वो वापस से सॉइल में मिल जाती है। सो ऑलवेज देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी विल नेवर बी कांस्टेंट, फ्लो करती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या है, क्या होता है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। डेफिनेटली बेटा, है ना, डेफिनेटली सन के बगैर आप एनर्जी का मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। समझो प्लांट्स इज अ ऑटोट्रॉफ। प्लांट हमारा फूड है, हम कंज्यूमर्स हैं, हमारा फूड प्लांट है। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलता तो क्या होता? प्लांट्स नहीं ग्रो होते। अगर प्लांट्स नहीं ग्रो होते तो क्या फायदा है ना? तो कुछ एनर्जी वहां पे बनेगी नहीं, कुछ होगा नहीं। तो दिस इज द वन थिंग। तो सन इज ओनली सोर्स फॉर द एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम, नॉट जस्ट टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल तो लैंड इकोसिस्टम है, जो अक्वाटिक होते हैं, तो अक्वाटिक इकोसिस्टम में भी यही हेल्पफुल है। एंड जो ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल मैन मेड जो इकोसिस्टम है, वहां पे भी आपको सन ही मेजर सोर्स है।
बट एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन भी है, विद दैट इज सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। यहाँ के अलावा हर जगह पे सन इज मेजर थिंग। ऑलराइट, चलो, of the incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active radiation। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे ये विजिबल लाइट है, ओके, ये विजिबल लाइट है। अब यहाँ पे 200 से लेके 5000 तक यहाँ पे नैनोमीटर का वेवलेंथ है। अब ये सारा कुछ हमारे अर्थ में तो पड़ रहा है ना? सो इट इज रीचिंग अवर अर्थ, बट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन हम किसको कहते हैं बेटा? वो है यहां से यहां तक, ओके। तो यहां से यहां तक आप जो देख रहे हो, तो दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज PAR। ओके, PAR कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक होता है? 400 से 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ। अब इतना बड़े वेवलेंथ में सिर्फ 400 से 700 तक ही वेवलेंथ की जो लाइट है वो अवेलेबल है प्लांट्स के लिए फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो इट इज अ लिमिटेड सोर्स, राइट? तो लिमिटेड है प्लांट्स के लिए, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितना भी सोलर रेडिएशन है उसमें लेस देन 50% अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो, plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria, okay, fix solar radiant energy to make food। तो क्या करते हैं बेटा? आपको पता है फोटोसिंथेसिस जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिला के ये C6H12O6 बनाते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? फिक्स करते हैं, दे फिक्स द सोलर एनर्जी टू मेक फूड। So this process is called as photosynthetic, photosynthetic activity. The plants capture only 2 to 10% of PAR. This energy sustains the entire living world. Okay, मतलब जो 400 से 700 नैनोमीटर का जो रेंज है, उसमें भी सिर्फ 2 to 10% जितना ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं। तो समझो, इस 2 and 10% के बीच वाला जो है ना, इसमें सारी दुनिया की एनर्जी चल रही है। ऑलराइट, सो सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो देन ये जो इकोसिस्टम है बेटा, दिस ओबेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे क्या कहता है? दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स। डेफिनेटली, तो एक मेन सोर्स चाहिए। तो हमको मेन सोर्स क्या है? सन है। तो सन से एनर्जी मिली, प्लांट्स में गई, प्लांट से एनर्जी मिली, कंज्यूमर को गई, जैसे रैबिट मैंने बताया। अब रैबिट को किसने खाया? लायन ने खाया। तो ऐसे करके जो एनर्जी है वो पास ऑन होती रहती है। ओके, सो दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ओके, सो दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, या मेटाबॉलिज्म होने के लिए, या कोई भी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए वी नीड एनर्जी। ठीक है, तो इकोसिस जो एनर्जी फ्लो है, इट हेल्प्स टू काउंटरैक्ट द एंट्रोपी। अगर समझो कोई भी सेल के अंदर, ओके, सेल के अंदर कोई अब्रप्ट चेंजेस आ गए, ओके, कोई अब्रप्ट चेंजेस आ गए, तो उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए भी हमको एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स प्रोड्यूसर्स। ओके, अभी एनर्जी फ्लो तो मैंने बताया आपको, सन से प्रोड्यूसर्स के पास जा रही है। तो सन से किसके पास जा रही है? प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज फूड। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नेचर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। डेफिनेटली बेटा, जो भी हर्बेशियस हैं, वुडी प्लांट्स हैं, शर्ब्स हैं, जो भी टेरेस्ट्रियल के ऊपर हैं, ये सारे हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में तो प्लांट्स हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती, लैंड के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अलगे हैं, एंड कुछ प्लांट्स। एक्वाटिक भी प्लांट्स होते हैं ना, पानी में मिलने वाले प्लांट्स, तो वो भी बेटा प्रोड्यूस करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो व्हाट हैपन? द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। ओके, तो पास ऑन होती है कंज्यूमर को, और द ऑर्गेनिज्म डाइस। ओके,
ये होता है। देखो बेटा, जब ऑर्गेनिज्म मरता है तब भी एनर्जी पास ऑन होती है ऑर्गेनिज्म से सॉइल को। अगर समझो ये अभी मरा नहीं है, ओके, किसी ने उसको खाया, जैसे हम अभी हर्बीवोर्स हैं समझो, ओके, वी आर फीडिंग ऑन प्लांट्स, तो हम क्या करेंगे, खाएंगे तो प्लांट में जो एनर्जी है वो हमारे पास आएगी, तो ऐसे एनर्जी का फ्लो बना रहता है। अब देखो कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दे डोंट मेक देयर ओन फूड, तो दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। सो दीज एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, तो खाने के लिए इनको डिपेंड होना पड़ता है, ये मजबूरी है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये कैसे अपना खाना बनाएंगे, है ना? तो इनके लिए पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, तब जाके ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे एंड खाना बनाने के लिए पॉसिबल होगा, बट इनके पास नहीं है ना, सो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, कंज्यूमर्स में भी टाइप्स हैं। ओके, फर्स्ट वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आता है? दीज आर ऑर्गेनिजम्स हु डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स, तो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली ये फीड करते हैं। जैसे समझो इंसेक्ट्स, है ना बेटा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, दे डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं बेटा, अब एक प्लांट है, ओके, प्लांट को रैबिट ने खाया, तो रैबिट कौन है? रैबिट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? सो सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन हर्बीवोर, जो प्लांट को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करता है, ओके, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बेटा रैबिट के ऊपर फीड करने वाला समझो कोई आ गया, जैसे समझ लो फॉक्स, ओके, सो रैबिट प्लांट को खाया, फॉक्स ने रैबिट को खाया, तो फॉक्स क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब टर्शियरी कंज्यूमर कौन है? टर्शियरी कंज्यूमर इज द वन विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अब ये कौन है? समझ लो कोई टाइगर है, अब ये टाइगर क्या किया? टाइगर ने फॉक्स के ऊपर फीड किया, तो दिस टाइगर इज टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये एनर्जी का फ्लो बना रहता है। ओके, प्लांट को कहां से एनर्जी मिली? सन से मिली, तो एनर्जी गिवन बाय सन इज ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट, प्लांट से रैबिट को गया, रैबिट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट से फिर फॉक्स को गया, फॉक्स इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर फॉक्स से टाइगर को गया, वो टर्शियरी कंज्यूमर है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। So ultimately, consumers cannot make their own food. They are always dependent on autotrophs, that is plant. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब the chain of feeding relationship between different organisms is called food chain. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, प्लांट से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, फॉक्स से लायन, तो ये बेटा ये चेन बन जाता है, इट्स कॉल्ड एज फूड चेन। ओके, फूड चेन है क्योंकि ये फीड करता है, कोई किसी के ऊपर फीड किया, किसी ने और किसी के ऊपर फीड किया, तो बेस्ड ऑन द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसको हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन के भी दो प्रकार हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है बेटा डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, ये दो टाइप्स के फूड चेन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर फीड करता है लिविंग प्लांट के ऊपर। ठीक है, जो लिविंग प्लांट है उसके ऊपर फीड करने वाले को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, दैट इज प्रोड्यूसर। बेटा सिंपल है, रैबिट ने किसको खाया? प्लांट को खाया। भी जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया ना, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब कौन है यहाँ पे? अब हमारा जो रैबिट है वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, हमारा प्लांट क्या है? ये प्रोड्यूसर है ना। सो ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन लिविंग प्लांट। तो रैबिट ने ग्रेज किया, ग्रेज मतलब यू नो ना, ग्रेजिंग मतलब चारा खाना, ढूंढ ढूंढ के चारा खाना, तो ये रैबिट ने प्लांट के ऊपर ग्रेज किया। ओके, तो यहाँ पे देखो, ग्रास हैज बीन ईटन बाय गोट, गोट हैज बीन ईटन बाय मैन। तो ये एक टाइप का फूड चेन है। दूसरा फूड चेन हम कहते हैं डेट्राइटस। तो डेट्राइटस में क्या होता है? Here, primary consumer feeds on dead organic matter.
जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करता है, इसको हम कहते हैं डेट्राइटस। बेटा मैंने अभी तक आपको शायद 6 से 7 बार बता दिया है डेट्राइटस का मतलब क्या है। डेट्राइटस इज दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर कमिंग आउट ऑफ एनिमल और प्लांट। तो प्लांट के अगर पत्ते हैं वो गिर के धरती पर पड़ गए, अब वो उसको हम डेट्राइटस कहेंगे। कोई सूखा हुआ फूल है, ओके, कोई फल है पेड़ के ऊपर, कोई मतलब पैरेट ने आया उसको थोड़ा ऐसे मारा खाया फिर उसको गिरा दिया, अब वो सारा कुछ भी वेस्ट बन के गिर रहा है ना धरती के ऊपर, उसको हम कहते हैं डेट्राइटस। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो उस डेट्राइटस पे फीड करते हैं। ओके तो इन टाइप के चेन को हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, वेयर प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग फॉर द फूड चेन। तो इस फूड चेन को कंटिन्यू होने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो बेटा एग्जाम्पल, जैसे डेड लीव्स हैं। ओके मैंने बताया ना डेड लीव इज व्हाट, इट इज डेट्राइटस। तो इस डेड लीव को है ना वुड लाउस ने खाया। ओके छोटा सा एक इंसेक्ट है वुड लाउस, ये डेड लीफ को खाया इसने। अब ये जो वुड लाउस को किसने खाया, बर्ड खाया, ब्लैक बर्ड ने। तो अब यहाँ पे डेट्राइटस का फूड चेन स्टार्ट हो गया। लेकिन वही आप अगर ग्रेजिंग फूड चेन में देखोगे तो ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन टाइप का फूड चेन है। यहाँ पे लीव्स कैटरपिलर इससे खाए जाते हैं, फिर कैटरपिलर अगेन एक बर्ड से। ओके सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? बताइए कि बेटा अगर कुछ डाउट है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास से। ये संतोष, हेमंत, आस्था, सुजन, जननी, वीरा, शायद आप सब लोग शिलोंग के बच्चे हैं ना? शिलोंग या हैदराबाद के बच्चे हैं शायद। हेलो, जो लोग मुझे नई बार देख रहे हैं, मेरा नाम है गजाला। ओके कोई डाउट नहीं है अभी तक? ओके तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो डेट्राइटस इज मेड अप, okay, detritus is made up of decomposers, that is saprotrophs such as fungi and bacteria. Okay, तो इनको हम कहते हैं saprotroph. What are these? These organisms, they depend on detritus as their food. ठीक है, तो अब इनका काम क्या है बेटा, इन डिकम्पोजर्स का काम क्या है? दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द डेट्राइटस। मैंने बताया ना बेटा डिकम्पोजिशन में पहले क्या हुआ था, फ्रैगमेंटेशन हुआ, फिर लीचिंग हुआ, फिर कैटाबॉलिज्म हुआ, फिर ह्यूमिफिकेशन हुआ, मिनरलाइजेशन, तो वो सारा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का। अब ये स्टार्टिंग कैसे हुई, कोई बैक्टीरिया या फंगई ने कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट किया, तो वो कॉम्प्लेक्स जो पत्ता था, कॉम्प्लेक्स डेट्राइटस जो था, वो सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने को स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दैट ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड बाय देम, thus they get energy and nutrients। जो भी न्यूट्रिएंट्स अभी निकले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक डाउन होके डेट्राइटिस का, उसको अब्सॉर्ब करते हैं हमारे सैप्रोफाइट्स। ओके तो सैप्रोट्रोफ्स को बेटा हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो फाइट्स मतलब प्लांट्स, सैप्रो मीन्स डेड एंड डीकेइंग। तो डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखो बेटा, जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास भी एक डिकम्पोजिंग बैक्टीरियम है। मशरूम इज ए डिकम्पोजिंग फंगाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिकम्पोजिंग फ्रूट्स, आपको पता होगा ना बेटा, अब कोई भी आपके घर में कोई फ्रूट लाते हैं या कोई तरकारी लाते हैं, तो इसको क्या करते हैं आपकी मदर ना, उसको क्लीन करके उसको फिर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों? अगर इसको बाहर ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा, पॉसिबल है कि वो खराब हो जाए, बहुत जल्दी खराब हो जाए। इसीलिए इसको खराब होने के लिए नहीं देना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रेफ्रिजरेट करते हैं। ओके गिव मी 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पे ग्रेजिंग फूड चेन इज अ मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी फ्लो। ओके, तो एक्वाटिक सिस्टम में बेटा जो ग्रेडिंग फूड चेन है वो मेजर सोर्स है एनर्जी फ्लो के लिए। वेरएज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आप देखोगे अ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू DFC, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस फूड चेन का अमाउंट ज्यादा है रादर देन GFC, वेरएज एक्वाटिक में आप अगर देखोगे तो GFC में ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो DFC में बी कनेक्टेड विथ GFC एट सम लेवल। कुछ अगर आप लेवल्स देखते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे GFC और DFC मिलेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो याद रखो बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन मे बी गेटिंग कनेक्टेड एट सम लेवल, कोई लेवल में जाके हो सकता है। अभी क्या होगा? सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेट्राइटस फूड चेन आर प्रे टू ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब प्रे मतलब क्या बेटा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रे एंड प्रेडेटर का रिलेशनशिप। प्रेडेटर वो है जो हमला करता है, प्रे वो है जो हमला उसके ऊपर होता है। ओके, अब प्रे कौन है? जिसके ऊपर हमला हो रहा है, प्रेडेटर हमला कर रहा है। तो यूजुअली क्या होगा ना, यहाँ पे जो DFC के प्रे हैं, ओके, वो GFC के भी प्रे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये दोनों फूड चेन कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, क्राउ, ह्यूमन एक्सेट्रा आर ओमनिवोर्स। Okay, they are omnivores. Such interconnections of food chain is called as food web. देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। फूड चेन मतलब क्या? फीडिंग इंटरलिंक्ड कनेक्शन। ओके, मतलब प्लांट था, प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया। ये एक चेन है, ये एक चेन है ना? तो यहाँ पे प्लांट था, ये एक चेन है। तो इस चेन के हिसाब से ऐसे देखोगे तो वहां पे दो टाइप के फूड चेन थे, एक ग्रेजिंग फूड चेन, एक डेट्राइटस फूड चेन। ओके, तो अब क्या होगा? ये दोनों चेन कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में जाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, जब ये कनेक्ट होते हैं तो इसको हम कहते हैं फूड वेब। ओके, तो ये इंटरकनेक्शंस अपने आप में बना देते हैं टुगेदर विथ ईच अदर। ओके, उसको कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ पे डायग्राम देखो बेटा, तुम डायग्राम देखो। अब ये समझो रैट है, रैट इज अ प्रे फॉर वुल्फ ऑल्सो। ओके, रैट किसका खाना है? वुल्फ का भी खाना है और ईगल का भी खाना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर का खाना कौन है? रैट है। और ग्रास हॉपर का ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा रहा है, रैट भी खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है। ग्रास हॉपर प्लांट को खा रहा है ना? तो ऐसे करके ये इंटरकनेक्शन है। अब देखो, बटरफ्लाई इज फीडिंग ऑन प्लांट। ओके, तो बटरफ्लाई को फ्रॉग खा रहा है, फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई। तो ऐसे करके इनके साथ एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है जिसको हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन में भी बेटा एनर्जी का फ्लो रहता है। ऑलराइट, नाउ so a specific place of organisms in the food chain is known as trophic level. ओके, तो कुछ हमने क्या बनाया है बेटा? फूड चेन में कुछ लेवल्स बनाए हैं। ओके, कुछ स्पेसिफिक प्लेस दिया है ऑर्गेनिजम्स को कि वो कौन से लेवल में है। ऑलराइट, तो इसको हम कहते हैं बेटा ट्रॉफिक लेवल्स। चलो, तो यहाँ पे देखो, सो द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट टॉपिक लेवल रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट्स आते हैं यहाँ पे। तो कौन आएगा? फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज। ये कौन है? ये बेसिक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ऑलराइट, ये प्लांट्स हैं। तो अब इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कौन फीड करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको? ये प्लांट है, ये रैबिट है, ये फॉक्स या फिर वुल्फ है, ये लायन है ना? तो प्लांट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसे कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड अ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ओके, अब प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, विच इज कॉल्ड एज
सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ओके, इनको कहते हैं हम कार्निवोर। ओके, जानवर खाने वाला जीव, जानवर खाने वाला जीव कार्निवोर है, पत्ता भाजी खाने वाला जीव हर्बीवोर है। ओके, तो प्लांट से हर्बीवोर को एनर्जी फ्लो होगी, हर्बीवोर से कार्निवोर को फ्लो होगी। अब कार्निवोर से जो टर्शरी कंज्यूमर है वो टॉप कार्निवोर है, मतलब एकदम से जंगली जानवर जैसा कार्निवोर। ओके, मांस मच्छी के बगैर इसका मतलब गुजारा नहीं होना हो सके, तो उस टाइप का टॉप कार्निवोर है, वो है एनिमल, इंसान। ओके, यहाँ पे देखो इंसान और लायन। वैसे हम ह्यूमंस में तो वेजिटेरियंस भी हैं, बट कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, तो हम ह्यूमन को डाल सकते हैं। देन लायन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, ये सारे टॉप कार्निवोर्स हैं विच बिलोंग्स टू टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये जो फ्लो है ये क्या है बेटा, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन और अ फूड वेब। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो कैसे एनर्जी फ्लो होती है, मैंने आपको बताया है बट फिर भी इजी समझने के लिए। अब सन, मैंने बोला ना सन इज द मेजर सोर्स फॉर एनर्जी, सन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स आता है एनर्जी का। तो सन से हीट निकला, इसको अब्सॉर्ब किया प्लांट ने, तो प्लांट के पास अभी एनर्जी है। अब वो एनर्जी फिर हर्बीवोर्स के पास जाएगी। एनर्जी तो पास ऑन हो रही है, इसके साथ साथ कुछ हीट के फॉर्म में भी बाहर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर सन के पास, ओके अगर सन के पास यहाँ पे समझो, ओके तो यहाँ पे 1000, ओके 1000 यहाँ पे एनर्जी है। ओके, यूनिट आप कुछ भी लगा लो, मतलब जैसे किलो कैलोरी वो ये कुछ भी यहाँ पे लगा लो, ठीक है, या फिर जाउल, एनीथिंग, एनी यूनिट आप लगाओ। बस मैं कह रही हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मतलब समझो 1000 इसकी एनर्जी थी सन में, तो भी जब ये प्लांट में आएगी तो ये 1000 नहीं रहेगी, ये कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट, एज ए हीट यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लॉस हुई है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट रहेगा। अब ये क्या होगा, फिर प्लांट से भी थ्रू हीट बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी, फिर ये कैटरपिलर के पास जाएगा, फिर वो जाएगा कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा, फिर ईगल, फिर ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स को देखते जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी फ्लोज थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, तो इन सारे लेवल्स में एनर्जी फ्लो होती रहती है। ठीक है, नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में थोड़ा कम होती रहती है। ओके, वो कैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम्स डेड बायोमास। कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, तो वो डेड बायोमास बन जाता है, जिसको हम कहते हैं डेट्राइटस। ओके, उसको हमने कह दिया डेट्राइटस। तो डेट्राइटस भी एक एनर्जी का रिसोर्स है ना, एनर्जी का रिसोर्स है। अब ये एनर्जी के रिसोर्स को कौन यूटिलाइज करेगा? डीकम्पोजर, है ना। तो डीकम्पोजर विल बी यूटिलाइजिंग द एनर्जी प्रेजेंट इन द डेट्राइटस। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। जैसे समझो हमने देखा ना, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स थे, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में वहां पे अगेन प्राइमरी कंज्यूमर थे, थर्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी में टॉप कंज्यूमर्स दैट इज टॉप कार्निवर्स थे। तो अब क्या होगा, तो हर ट्रॉपिक लेवल, समझो अब हमें टर्शरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्निवोर्स हैं। ओके, अरे मैं ओके यहाँ पे समझो टर्शरी में कार्निवोर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन द लोअर ट्रॉपिक लेवल। अभी कार्निवोर किसके ऊपर डिपेंड हुआ है? हर्बीवोर के ऊपर। तो यही ये सेंटेंस बता रहा है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल में जो है उसके ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। डेफिनेटली मैंने अभी भी बताया ना आपको, जितना प्लांट में था वो हर्बीवोर में नहीं होगा, जितना हर्बीवोर में होगा वो कार्निवोर में नहीं होगा, जितना कार्निवोर में होगा वो टॉप कार्निवोर में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी तो पास ऑन हो रही है, बट उसके साथ साथ एनर्जी जो थी, जो सन से प्लांट में आई, प्लांट से फिर दूसरे के पास गई, वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। देन द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ ट्रॉपिक लेवल,
at a given time is called standing crop. It is measured as biomass. इसको हम लोग बायोमास की तरह मेजर करते हैं. दैट इज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज पर यूनिट एरिया. ओके, नंबर इन अ यूनिट एरिया. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखना होता है बेटा, तो बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट. जितना भी बायोमास है कोई स्पीशीज का, ओके, बायोमास मतलब टोटल वेट बेटा. Okay, the total weight of that species is measured either when it is fresh or dry. Okay, तो dry जो है वो more accurate है because it is exact mass of body which remains constant. But जब fresh होता है तो ये vary करता है. क्यों? Because of hydration. जब fresh रहता है तो क्या होगा, इसमें कभी कभार वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, कभी कभार कम हो जाएगा. तो वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो वेट है, दैट इज द बायोमास ऑफ स्पीशीज, वो बदलते रहता है. इसीलिए हमको एक्यूरेट जो बायोमास का वेट है वो ड्राई वेट से मिलता है. ठीक है, ये बदलता नहीं है. चलो, देन नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन GFC इज रेस्ट्रिक्टेड एज इट फ्लोज 10% लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द 10% लॉ. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल. क्या समझ में आ रहा है आपको? व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग हियर? देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ. अब हमने क्या देखा, प्लांट देखा, प्लांट से अगेन रैबिट देखा, रैबिट से वुल्फ और फॉक्स, देन लायन. तो अब क्या होगा, अब प्लांट में समझो, मैंने बताया ना 1000 है. ओके, 1000 है, तो इसका सिर्फ 10% ही जाएगा नेक्स्ट लेवल को. इसको हम कहते हैं 10% लॉ. ओके, इसका सिर्फ 10% जाएगा. तो 10% कितना होगा, समझ लो 100. ओके, अब वो इतना रैबिट को गया, फिर अब रैबिट से वुल्फ को हम लोग एनर्जी पास कर रहे हैं, तो 100 का 10% कितना होगा, 10. ठीक है, तो ऐसे करके एनर्जी फ्लो होती रहती है विद द 10% लॉ. अब एक बार मैं पढ़ती हूँ. नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन GFC, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, इज रेस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलोज 10% लॉ. ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल. अब आप मुझे पूछोगे मैम बाकी की एनर्जी किधर गई? बेटा लॉस हो गई, मिट्टी में मिल गई, हीट में चले गई, एवापोरेट हो गया, बहुत कुछ होता है. ठीक है, तो ओनली 10% एनर्जी इज पास्ड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सबको समझ में आ गया? ओके, तो बेटा अब हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ओके, पिरामिड क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड. अब हमने देखा ना बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन देखा, डेट्राइटस फूड चेन देखा, तो हमने इन सारों को क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया विद द फॉर्म ऑफ पिरामिड. पिरामिड की फॉर्म में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन बनाया है. ठीक है, तो मैम कैसे है रिप्रेजेंटेशन, बताइए. वही बता रही हूँ, हैव पेशेंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर. जो बेस है बेटा, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर, प्लांट, विच इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है. देन द अपेक्स रिप्रेजेंट्स द टर्शरी और द टॉप लेवल कंज्यूमर. इधर ये टर्शरी होगा, टर्शरी, या फिर आप टॉप कॉर्निवोर हम कह रहे थे ना, तो टॉप कॉर्निवोर या टॉप लेवल का कंज्यूमर वो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या है, इनको हमने बेस में डाल दिया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बेस में डाल दिया इनको, क्योंकि बहुत ज्यादा है, वाइड है इनका एरिया एंड नंबर. तो जाते जाते ये कम होते जा रहा है. ओके, सो द नंबर एंड देयर रेंज, देयर एरिया, तो सारा कुछ भी कम होते जा रहा है ना. तो ये ज्यादा थे, प्रोड्यूसर्स तो बहुत ज्यादा थे, फिर हर्बीवोर्स आए, फिर कार्निवोर्स आए, फिर टॉप कार्निवोर्स आए. तो ऐसे करके ये जैसे ऊपर जाता जाएगा तो इनका नंबर कम होते रहता है. अब देखो, इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में भी 3 टाइप्स के पिरामिड हैं, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एनर्जी. बेटा दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं क्या बताऊं, आपकी नीट ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है.
ओके, इस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, पिरामिड ऑफ नंबर में एग्जांपल क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है। जैसे ये ऊपर जाते जाएगा तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर ज्यादा है तो ब्रॉड बेस में रख दिया, अब नंबर छोटा है तो इसको हमने टॉप बेस को अपेक्स में रख दिया। तो ये है पिरामिड ऑफ नंबर। समझ में आ रहा है, ये नंबर की बेसिस पे है। प्राइमर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो ज्यादा है ना बेटा, प्लांट्स कितने ज्यादा हैं। फिर आप देखो एनिमल्स, है ना, एनिमल्स जो फीड करते हैं कार्निवोर्स के ऊपर, जो टॉप कार्निवोर्स हैं, वो बहुत कम है ना। तो ऐसे करके जाता रहता है। दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर। कमिंग टू पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, बायोमास का पिरामिड भी आप यहाँ पे देखो। इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। आप जब हायर ट्रॉपिक लेवल में देखते जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, शार्प डिक्रीज इन द बायोमास। बेटा जो नंबर है वही चीज बायोमास भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्योंकि देखो प्लांट्स बहुत सारे हैं एंड इनका बायोमास भी बहुत ज्यादा होगा। जब नंबर ज्यादा है तो डेफिनेटली बायोमास भी ज्यादा होगा, है ना। तब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है इनका बायोमास बहुत ज्यादा है। अब ये जाते 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 इसका जो बायोमास है वो डिक्रीज होते रहता है। ऑलराइट, so the biomass gets very sharply decreased. It shows a sharp decrease in biomass at higher tropic level. Higher tropic level में देखोगे तो बहुत ज्यादा कम होते रहता है biomass. All right? So this is pyramid of biomass. अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है inverted pyramid of biomass. तो यहाँ पे क्या होगा, small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton. ओके, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा नंबर में है, देन प्राइमरी प्रोड्यूसर कम नंबर में है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड दिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। यहाँ पे बेटा ऊपर देखो आप, ये जो बायोमास का था ना, ये पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर एकदम सेम है। बेस में ज्यादा नंबर थे, ऊपर जाते जाओ तो डिक्रीज हो रहा था, कम नंबर कम बायोमास थे। बट यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों इन्वर्टेड है, बिकॉज यहाँ पे बेस में देखो कम है ना बेटा, बायोमास का अमाउंट कम है, ऊपर जाते जाओगे तो ज्यादा है। तो इसीलिए हमने पिरामिड को ऐसा ना बना के ऐसा बनाया है। ऑलराइट, सो इतना ही है बेटा, और कुछ नहीं इसमें, दैट्स ऑल। ओके, तो अब देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम टू एनपीपी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है ना। तो क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख लो, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, दे कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी, okay, 1% of energy in the sunlight available to them into NPP। देखो बेटा मैंने आपको बताया था ग्रॉस क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एक वेइंग मशीन है। ओके, वेइंग मशीन है, तो आपने तरकारी खरीदने के लिए चले गए थे, तो एक वेइंग मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नॉब्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप तरकारी खरीद रहे हो, तो तरकारी वाले ठेले वाले भैया ने क्या किया, एक बास्केट रखा, बास्केट में सारे टमेटोज यहाँ पे डाले, है ना, तो सारे टमेटोज डाले। तो अब क्या होगा, जो टमेटोज और बास्केट का वेट मिलके जो आता है वो ग्रॉस वेट है ना, और सिर्फ टमेटो का वेट है वो नेट वेट है। इसी तरह बेटा हमारे अर्थ में, हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारा बायोमास है, बहुत ज्यादा बायोमास है, या फिर बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स को सारा अवेलेबल नहीं हो रहा। Okay, बहुत है बेटा, अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉट, बट क्या कंज्यूमर्स उसको अवेलेबल कर पा रहे हैं, उसको ले पा रहे हैं, वो नेट वेट है। जो नेट है दैट इज अवेलेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर, जो ग्रॉस है वो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास है। तो यहाँ पे देखो जो सनलाइट
प्रोवाइड कर रहा है ना एनर्जी, तो उसका सिर्फ ओनली 1% ही हमारे पास अवेलेबल हो पा रहा है इन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेट मीन्स ओनली अवेलेबल, ग्रॉस मीन्स टोटल. ओके, टोटल 100% था. ओके, तो टोटल ग्रॉस 100% था, तो हमको नेट कितना मिल रहा है? ओनली 1%. समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखो यहाँ पे, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे जा रही है. अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास थी बेटा? सनलाइट के पास थी. डेफिनेटली, मैंने बताया ना, सन इज द रिसोर्स. तो सनलाइट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी. यहाँ पे देखो समथिंग 10 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी. ओके, तो अब ये क्या हुआ? ये कम होते गया बेस्ड ऑन 10% लॉ. 10% लॉ रिडक्शन हमने देखा ना, हर ट्रॉपिक लेवल से आप अगर नीचे जाते जाओगे, आई मीन मुंह पर जाते जाओगे, तो वहां पे 10% का आप देखोगे सिर्फ 10% ही एनर्जी पास ऑन होती है, बाकी सारी वेस्ट हो जाती है. तो अब यहाँ पे 10 लाख किलो जॉल में सिर्फ 10,000 जॉल किसको गया? प्राइमरी प्रोड्यूसर को, दैट इज प्लांट्स को गया. ओके, तो अब इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर को गया कितना? सिर्फ 1000. अब इससे सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना गया? 100. अब इससे टर्शरी को कितना गया? 10 जॉल. तो इस बेसिस पे भी, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बेसिस में भी आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, एक पिरामिड बना रहे हो, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो आपने क्या क्या देखा? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी. क्या बायोमास में आप वहां पे इन्वर्टेड भी देख सकते हो. ओके, जहां पे प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा है, वेराज प्रोडक्ट करने वाला प्रोडक्टिविटी से भी कम है. यहाँ पे देखो, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे कम है, कंज्यूमर ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड दिख रहा है. इतना पता है ना तो काफी है. दिस मच इज मोर देन इनफ. चलो, any calculation of energy content, biomass or number has to include all organisms at that trophic level. Okay, chalo. A trophic level represents a functional level, not a species as such. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये लोग? देखो बेटा, जब हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हम कोई भी एक स्पीशीज को मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल में भी रख सकते हैं कोई भी एक इकोसिस्टम में. ओके, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन के हिसाब से. तो वही यहाँ पे बता रहा है, अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. ये भी पॉसिबिलिटी है. ओके, ये कुछ फीचर्स हैं. जब आप एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हो तो इन फीचर्स को आपको ध्यान रखना पड़ता है. ओके, एंड जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप किस बेसिस पे करते हो? एनर्जी कंटेंट पे, बायोमास पे एंड देन नंबर पे. ओके, तो ये सारी इंक्लूड होनी चाहिए सारे ऑर्गेनिजम्स में जब हम टॉपिक लेवल को प्लॉट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल देखो बेटा. अब ये 2 पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब इनका एग्जाम्पल देखो. एक स्पैरो है. स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर. When it eats seed, fruits and peas, a secondary consumer when it eats insect and worm. तो क्या है यहाँ पे? स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, है ना. डेफिनेटली स्पैरो जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है जब ये प्लांट्स को खाता है. तो अभी प्लांट कौन है? प्लांट है हमारा प्रोड्यूसर. प्लांट इज प्रोड्यूसर. ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? स्पैरो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है. तो स्पैरो को कौन खा रहा है? सॉरी, स्पैरो इज ओके प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे है, बट ये यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर भी है जब ये इंसेक्ट या वर्म को खाता है. समझ में आ रही है बात बेटा? अ स्पैरो कैन बी अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑल्सो एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर ऑल्सो. ये स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा जब ये कोई सीड खाएगा या फ्रूट खाएगा या कोई दाना खाएगा, तब ये प्राइमरी कंज्यूमर में कंसिडर होता है. जब ये कोई इंसेक्ट खाता है, कोई कीड़ा खाता है, कोई मकोड़ा खाता है, तब से इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसी तरीके से एक स्पीशीज 2 ट्रॉपिक लेवल्स में एग्जिस्ट कर सकता है. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ट्विस्ट करके बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, चलो.
इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट। मैंने बताया ना बहुत सारे पिरामिड्स जो हैं वो ऐसे अपराइट हैं, मतलब ऐसे करके, जो नॉर्मल पिरामिड होता है ये अपराइट है। दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, more in biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. So energy at the lower trophic level is always more than the higher energy level. मैंने बताया ना बेटा, तो जो एनर्जी लेवल है जो नीचे होती है ये बहुत ज्यादा होती है, नंबर ज्यादा होता है, बायोमास ज्यादा होता है। जब ये ऊपर जाते जाता है तो ये सब चीज ना कम होती चली जाती है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल से जब हम फोर्थ टॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी कम होती है, बायोमास कम होता है, एंड देन नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स दे शो अपराइट पिरामिड। अपराइट मतलब ऐसा ठहरा हुआ पिरामिड। ठीक है, चलो नाउ सो एग्जाम्पल फॉर इन्वर्टेड पिरामिड्स। मैंने इन्वर्टेड पिरामिड का आपको समझाया ना, तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन बिग ट्री। ओके, इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन बिग ट्री, pyramid of biomass in a sea is inverted. तो देखो बेटा, प्लीज डू रिमेम्बर सी। ओके, pyramid of biomass in sea ये एक एग्जाम्पल है, प्लीज डू रिमेम्बर, is inverted because the biomass of fishes far exceeds than the phytoplankton. phytoplankton तो बेटा प्रोड्यूसर्स है ना, phytoplankton तो प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से भी ज्यादा नंबर में है फिशेस विच आर, यहाँ पे ये समझो कंज्यूमर्स हैं। फिशेस तो कंज्यूमर्स हैं, तो अब क्या होगा, आप सी में देखोगे तो कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है दैन प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे केस में आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज when energy flows from tropic level to the next tropic level, some energy is always lost as heat at each step. मैंने बताया ना आपको, एनर्जी फ्लो जब होता है तो 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को पास होता है, बाकी सारा जितना भी है वो हीट फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो ये हो गया, अभी थोड़ा लिमिटेशन है, देख के क्लास को खत्म करेंगे। इट डज नॉट टेक अकाउंट, it does not take into account the same species belonging to two or more tropic levels. अब प्रॉब्लम क्या होता है बेटा इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, अगर कोई भी एक स्पीशीज ओके दो या ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में आ रही है तो इसका हम कंसिडरेशन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल पिरामिड में। दूसरा, it assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It does not accommodate a food chain. मतलब जो पॉसिबल फूड चेन नहीं है, जो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाते नेचर में, उसको भी हम लोग यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, देन सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड। प्रॉब्लम है यहाँ पे हमने सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया है ना, सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, कंज्यूमर्स की बात हो रही है, वो भी टॉप लेवल कार्निवोर्स की। बेचारे डिकम्पोजर्स कहाँ जाएं, तो उसकी बात नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ये 3 लिमिटेशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इज दिस क्लियर? तो अब सेकेंड पॉइंट याद रखो बेटा, जो सिंपल फूड चेन है, जो यू नो ऑलमोस्ट दैट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, ये आपको थर्ड पॉइंट है। चलो बेटा, दैट्स ऑल फॉर इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जो सक्सेशन है एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है वो, ठीक है, बट फिर भी मैं क्या करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम है, क्योंकि लास्ट सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, बायोडाइवर्सिटी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को खत्म कर देंगी, फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताओ, शुड आई फिनिश दिस सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल और शुड आई डायरेक्टली गो टू बायोडाइवर्सिटी? अब मंडे आ मिलेगी बेटा हम लोगों को क्लास। अब आप EIT 4 लिखोगे कल, EIT 4 नहीं 5 लिखोगे, सॉरी 5, EIT 5 लिख रहे हो कल और परसों। तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी कंटिन्यू विद इकोलॉजिकल सक्सेशन और स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी? क्योंकि फिर कुछ दिनों में आपका प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बायोडाइवर्सिटी की ज्यादा जरूरत है। आप बताइए बेटा, आपकी चॉइस, आप क्या कहोगे वो पढ़वा लूंगी मैं। टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। बायोडाइवर्सिटी सेइंग यशस रेड्डी, प्री बोर्ड December 5। तो नमिता कह रही है कि टाइम मिलेगा,
एक क्लास में हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म करके बायोडाइवर्सिटी आराम से खत्म कर लेंगे. ओके, विल डू दैट. ओके, जननी भी कह रही है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है बेटा, विल स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी देन. ओके, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करके वापस सक्सेशन में आएंगे. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अक्षदा इसको तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेके किया है. लिटरली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड देन एवोल्यूशन, इन 4 चैप्टर्स को मैंने लिटरली सबसे ज्यादा टाइम लिया है. अब बेटा आपका प्री बोर्ड हो जाने के बाद मैं इसके रिवीजन स्टार्ट करूंगी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, रिप्रोडक्शन का, एंड देन 11th का चैप्टर एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी. ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे. ठीक है, टेक केयर. टेक केयर एवरीवन. थैंक यू. Thank you so much.